रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेड मास्टर, या फिर जो है आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आपका एएसओ है, एसएसए है, एओ है, एसओ है, इन सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके अपनी सिटी, स्पेस देके अपना एग्जाम, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम कनिका है तो कनिका लिखेंगे, स्पेस देके सिटी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम का नाम जैसे केवीएसएलटी प्रिंसिपल है तो वो आप लिखेंगे, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपीएससी की वैकेंसी भी आने वाली है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की, उसके लिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। केवीएस का आपको पता ही है कि जो है हर एक साल छोड़ के दूसरे साल लगभग वैकेंसी आ जाती है। तो अगर आप तैयारी करें केवीएस की या एनवीएस की, ओपन वैकेंसी हो या एलडी हो, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, और इसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका कवर है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईएमआरएस प्रिंसिपल की वैकेंसी दिसंबर 2026 तक आपको, इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो उसके लिए भी हार्ड कॉपी नोट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरीके से नोट्स जो है आपके पास पहुंच जाते हैं बाय कोरियर, पैन इंडिया डिलीवरी है, और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप सेम डे अपने नोट्स की डिलीवरी भी ले सकते हैं। ऐप आप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, तो यहाँ पर हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। केवीएस एनवीएस के लिए इंटरव्यू बैच शुरू हो चुका है, ईएमआरएस के लिए इंटरव्यू बैच शुरू हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या फिर आपका जो है ईएमआरएस प्रिंसिपल, सभी के लिए इंटरव्यू बैच अवेलेबल है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो है आप इस बार एलिजिबल नहीं थे, फॉर्म नहीं फिल कर पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, या किसी भी कारणवश आपको लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आप अगली बार की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे यूपीएससी के लिए अवेलेबल है, केवीएस एनवीएस अवेलेबल है, ईएमआरएस अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबल है, और सब में आपका पूरा कंटेंट अपडेटेड है। जैसे ही नया लाइव बैच खत्म होता है उसका अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर जो है इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो आपका एमसीक्यू का सेक्शन है, जो आपका जो उसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो इससे पहले आपके जो भी ओपन वैकेंसी के थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज आपका जो है केवीएस एलडी। ठीक है, ये केवीएस एलडी है, और ये वीपी का एग्जाम है, प्रिंसिपल का भी हम कुछ टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट लीडरशिप। हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलता है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो यहाँ पर भी ऐसी है, लीडरशिप है तो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेतृत्व का सबसे मजबूत संकेतक है? अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट टू मेंटेन सरफेस हार्मोनी, रिस्पोंडिंग इमीडिएटली टू द क्रिटिसिज्म डिफेंसली, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लिसनिंग एक्टिवली बिफोर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, या फिर जो है मेंटेनिंग जो है आपका हायरार्कियल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ। सबसे पहला है कि सतही सामंजस्य बनाए रखने के लिए संघर्ष से बचना नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप सही जो है सोच समझकर डिसीजन लेते हो, है ना, सारी चीजों को, सारे इमोशंस को सामने से समझते हो, तो ये वाला हमारा नहीं है। संघर्ष से बचने के लिए हम ये ऐसा नहीं करते हैं। आलोचना का तुरंत जवाब देना और रक्षात्मक होना, ये भी नहीं है। कर्मचारियों से पदानुक्रमिक दूरी बनाए रखना, ये भी नहीं है, क्योंकि आप लीडर है तो आप दूरी बनाकर नहीं रख सकते। आपको उनके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनके साथ डे टू डे बेसिस पर आपको कम्युनिकेट करना है। कोई पॉलिसी है, कुछ भी सर्कुलर है, इंप्लीमेंट करना है कोई चीज, तो उनके लिए आपकी जो है जरूरी है कि आप उनके साथ जो है एक कॉन्टेक्ट बना के रखें। तो प्रशासनिक निर्णय से पहले सक्रिय रूप से सुनना, ये आपका क्या है, ये आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच एक्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स विजन ड्राइवन लीडरशिप। इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर दूरदर्शिता से प्रेरित जो नेतृत्व है उसका सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? सेकेंड क्वेश्चन अगेन जो है हमारा लीडरशिप से है। आपसे पूछा गया कि विजन ड्राइवन लीडरशिप जो है वो कौन सी है, दूरदर्शिता से प्रेरित जो लीडरशिप है वो कौन सी है? फर्स्ट है हमारी एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द रूल, की नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। ठीक है, नियम है, आप इजिली जो है इंप्लाई कर रहे हैं, हर एक कोई लीडर जो होगा वो यहाँ पर करेगा। मैनेजिंग डेली स्केड्यूल एफिशिएंटली, ये भी हर एक लीडर का काम है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि विजन ड्राइवन है। अलाइनिंग स्कूल प्रैक्टिस विद द शेयर्ड लॉन्ग टर्म गोल्स, तो यहाँ पर है आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बनाते हैं एसडीपी, है ना, तो लॉन्ग टर्म गोल जो है आप जो अचीव करना चाहते हो अपना विजन मिशन, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को करना, ये यहाँ पर विजन ड्राइवर है कि आपका विजन क्या है और उसको
आप अचीव करना चाहते हो। डेलीगेटिंग टास्क विदाउट द डायलॉग, यहाँ पर है आपका कि बिना संवाद के कार्यों का प्रतिनिधिमंडल करना, तो नहीं। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर अगेन आपका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है कि स्कूल प्रथाओं का साझा दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जो है संरेखित करना, यानी कि अलाइंग स्कूल प्रैक्टिस विद द शेयर लॉन्ग टर्म गोल। नेक्स्ट जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है दैट इज कि टीचर मोरल इज द मोस्ट सस्टेनेबली एंड इफेक्टिवली इम्प्रूव्ड व्हेन, शिक्षकों का मनोबल सबसे स्थायी और अर्थपूर्ण रूप से तब बेहतर होता है जब, आपको बताना है कि भाई कब बेहतर होगा, मोरल के बारे में है। तो मोटिवेशन और मोरल हमारी जो है एक यूनिट है अब ना मैनेजमेंट सुपरविजन लीडरशिप में, वहां से हमारे पास क्वेश्चन है ये। तो एग्जामिनेशन रिजल्ट इज टाइड टू फ्रीक्वेंट सैलरी इंक्रीमेंट, की परीक्षा के परिणाम का वेतन वृद्धि से अक्सर जोड़ा जाता है, नहीं। लीडरशिप इज ट्रांसपेरेंट एंड द पार्टिसिपेटरी, तो मोरल है टीचर मोरल सिस्टमली है इफेक्टिवली है वो तब होगा जब आपकी लीडरशिप ट्रांसपेरेंट है। अगर आप जो है किसी के साथ पक्षपात कर रहे हो तो दूसरे पर्सन का आप मोरल जो है यहाँ पर आप नहीं कर सकते, वो मोरल डाउन ही होगा, है ना, मनोबल आप नहीं बढ़ा सकते हो किसी का। तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, पार्टिसिपेटरी जरूरी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसीज आर इनफोर्स, तो उससे भी नहीं होगा। कॉम्पिटिशन अमंग टीचर्स इज एनकरेज, तो ये भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। लीडर इज ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी, नेतृत्व पारदर्शी और सहभागी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हाई टीचर मोरल इज लाइकली, अगेन जो है मोरल से है, मोटिवेशन एंड मोरल चैप्टर से है कि हाई टीचर मोरल इज लाइकली व्हेन, शिक्षकों का मनोबल ऊंचा होने की संभावना तब होती है जब लीडर इज पार्टिसिपेटिव, अभी हमने बात की है कि भाई लीडर पार्टिसिपेटिव होना जरूरी है ना, तो ये तो हमारा करेक्ट है ही है कि नेतृत्व सहभागी होता है। सेकंड है वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूटेड इज परसीव्ड एज फेयर, ये भी जरूरी है। मोरल आप तभी आप करवाएंगे कि भाई सबके लिए जो है कोई पक्षपात नहीं हो रहा, सबको जो है आपने इक्वली वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं किसी के पास जो है एक ही फ्री पीरियड है, कोई टीचर है उसके पास 5-5 फ्री पीरियड है, ऐसा नहीं है, राइट। तो डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज एंड द नॉन कंसल्टेटिव, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग जो है सेंट्रलाइज हो जाएगी, तो वहां पर हम मोरल अप नहीं कर सकते। हाई टीचर मोरल तब होगा जब टीचर को लगेगा हाँ मेरी भी वैल्यू है, मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट की जा रही है, मुझे सुना जा रहा है और जो है उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। अगर नॉन कंसल्टेटिव होगा या सेंट्रलाइज नहीं होगा तो वो हमारे यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट्स आर रिकॉग्नाइज, ये भी जरूरी है, तभी तो आप जो है मोरल जो है आप कर सकते हो कि भाई किसी टीचर ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो, कोई रिवॉर्ड सिस्टम है वो आप दे रहे हो, कोई अवार्ड है वो दे रहे हो ना, जो है टीचर ऑफ द मंथ है या टीचर ऑफ द ईयर है ना, तो इस तरीके के कोई अवार्ड जो है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है ये तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, तो राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जो है सेकंड, यानी कि नेतृत्व सहभागी होता है, कार्यभार वितरण को उचित माना जाता है और उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है, तो ये होगा हमारा शिक्षकों को मनोबल ऊंचा करने की संभावना, तब हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट इज मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेटेड बाय, विश्वास की संस्कृति का सबसे मजबूत संकेत किस बात से मिलता है, किस बात से मिलता है जहां पर कल्चर ऑफ ट्रस्ट होगा। स्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस मैकेनिज्म है तो वहां पर तो ट्रस्ट है ही नहीं, आप जो है स्ट्रिक्टली सर्वाइलेंस, ट्रस्ट तो ऐसा है कि जहां पर जो है इतना ट्रस्ट है कि प्रिंसिपल चाहे लर्निंग वॉक पे है नहीं है, टीचर उसी तरीके से उसी शिद्दत से जो है पढ़ा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे मेरी निगरानी कर रहा है या कोई मेरे टीचर जो है कोई क्लासरूम में ऑब्जर्व करने बैठा है, वो उसी तरीके से पढ़ा रहा है। तो सख्त निगरानी संतर जो है आपका वो तो बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आपका ट्रस्ट है। सेकेंड आपका जो है यहाँ पर क्या हमारा सेंट्रलाइज निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी कि सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, अगेन जो है सेंट्रलाइज होगा तो बेसिकली ट्रस्ट नहीं है, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, सब जो है इकट्ठा बात करें, सब जो है कंसल्ट करें, मिलना होना चाहिए। ओपन प्रोफेशनल डायलॉग ये हमारा है कि खुला पेशेवर संवाद जो है वो है। फोर्थ है हमारा परफॉर्मेंस रैंकिंग, ये भी नहीं है। तो विश्वास की संस्कृति का सबसे मजबूत संकेत ही क्या है कि आप किस तरीके से ट्रस्ट करो, यानी कि सबको जो है आप यहाँ पर बोलने का मौका दे रहे हो। ओपन प्रोफेशनल डायलॉग है, सिर्फ जो है टॉप जो है हमारा जो है वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि सही टॉप से डाउन जा रहा है, टॉप बॉटम जो है दोनों है, तो सभी तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है, अपने विचार रख पा रहे हैं, अपना कोई सजेशन है, अपनी कोई शिकायत है, सब यहाँ पर रख पा रहे हैं, ओपन प्रोफेशनल डायलॉग है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हमारा।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following improve staff morale in a meaningful and participatory manner। अगेन जो है मोरल से है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्मचारियों के मनोबल को अर्थपूर्ण रूप से सहभागिता से बढ़ाता है। अगेन जो है मोरल के बारे में है कि कैसे मीनिंगफुल बनेगा, पार्टिसिपेटिव मैनर में बनेगा। तो फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस विदाउट फीडबैक, कि भाई जो है फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन करते हो लेकिन फीडबैक नहीं है। अगर जो है फीडबैक, हमने पढ़ा भी है कि फीडबैक जो है विदाउट कम्युनिकेशन किसी भी चीज के लिए जो है सही नहीं है। अगर आपने है किसी भी क्लासरूम में बैठ के आपने क्लास को ऑब्जर्व किया है और आप टीचर को फीडबैक ही नहीं दे रहे हो कि भाई क्या सही करना है, क्या नहीं करना है, क्या इंप्रूव करना है, क्या सही, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फीडबैक विदाउट कम्युनिकेशन किसी भी काम का नहीं होता। तो आप फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन भी कर रहे हो और फीडबैक नहीं दे रहे हो तो वो सही नहीं है। पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट, तो ये बिल्कुल है, इससे हम जो है मोरल को बढ़ा सकते हैं कि जो है किसी भी टीचर ने बहुत अच्छा कोई काम किया है तो उसकी हम जो है पब्लिकली उसकी तारीफ करें, उसके बारे में हम एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई आपने ये किया। पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको हम प्राइवेटली बोलते हैं, लेकिन अगर कोई रिकॉग्निशन का है तो वो हम जैसे असेंबली हॉल में बोल दिया या स्टाफ रूम में मीटिंग चल रही है सबके सामने, तब हमने बात कर दी, तो पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। थर्ड, इंक्रीज पेपर वर्क एंड डाटा कलेक्शन। नहीं, अगर आप बहुत सारे जो है एडमिन टास्क दे दो टीचर को तो टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग पर फोकस कब कर पाएगा, जो कि अभी भी हमारी कमी है। ठीक है, ये शॉर्टकमिंग हमारी। तो इंक्रीज पेपर वर्क एंड डाटा कलेक्शन ये हमारा नहीं है, इससे मोरल नहीं बढ़ेगा। स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस एंड द पनिशेटिव एक्शन की सर्वेलेंस भी करो और जो है यहाँ पर आप सजा भी दे रहे हो तो भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है? सेकंड ऑप्शन, कि आप जो है उपलब्धियों को सार्वजनिक मान्यता दे रहे हो। सेकंड ऑप्शन पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स, ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, इसमें थोड़ा सा यहाँ से कट है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है असर्शन एंड रीजन का है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये क्या कहता है? ये बात करता है सबसे पहले ए स्टेटमेंट जो हमारी है, ए विजनरी इंस्ट्रक्शनल लीडर प्रायोरिटाइज द क्लासरूम प्रोसेसेस ओवर द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एक दूरदर्शी शिक्षण नेता नियमित प्रशासनिक दक्षता की तुलना में कक्षा प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देता है, कि वो जो है एडमिन टास्क के बजाय किस पर फोकस करता है? क्लासरूम प्रोसेस पर फोकस करता है। सेकंड हमारा रीजन है सस्टेनेबल स्कूल इंप्रूवमेंट डिपेंड्स प्राइमरी ऑन इंप्रूविंग टीचिंग रादर देन द टाइटनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि स्कूलों में सतत सुधार मुख्य रूप से प्रशासनिक नियंत्रण को सख्त करने के बजाय शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है ना। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि भाई आपको एडमिन टास्क की बजाय जो है टीचिंग एक्टिविटीज पर फोकस करना है, और जो स्कूल है वो भी टीचिंग एक्टिविटीज पर चलता है। आपने कितने एडमिन टास्क किए, कैसे किए, कोई टीचर कितना अच्छे से कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब पेरेंट्स आता है तो उसको चाहिए मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, आपका टीचर जो है कैसा, मेरे बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहा है, टीचिंग लर्निंग पर फोकस है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है। और आर क्या है? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, लीडरशिप से अगेन, विच लीडरशिप एक्शन बेस्ट सपोर्ट्स मीनिंगफुल स्कूल एक्रीडिएशन। कौन सा नेतृत्वकारी कदम सार्थक विद्यालय प्रत्यायन का सर्वोत्तम समर्थन करता है, स्कूल एक्रीडिएशन को जो है सपोर्ट करता है? फर्स्ट है हमारा प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंटेशन जस्ट बिफोर द इंस्पेक्शन। ये तो गलत है कि आप जब इंस्पेक्शन होनी है तभी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, नहीं, आपके तो थ्रू आउट चलना चाहिए कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये हमें जो है नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, हमें फॉलो करनी है। और आप जस्ट इंस्पेक्शन से पहले कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको थ्रू आउट रखना है। एम्बेडिंग क्वालिटी इंडिकेटर्स इनटू डेली स्कूल प्रोसेसेस, ये सही है कि भाई डेली बेसिस पर आपको जो है ध्यान देना है कि जो हमारी गाइडलाइंस है, जो हमारी नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, क्या हम उनका डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि जब इंस्पेक्शन होनी है तभी कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा कि बच्चा जो है पूरे साल पढ़ नहीं रहा और जब एग्जाम आया उससे पहले जो है पढ़ रहा है ना, तो जो सही नहीं है, पूरे साल पढ़ना चाहिए, आप यही बोलते हो बच्चे को। तो इसी तरीके से यहाँ पर इंस्पेक्शन जो है पूरे ऑल द टाइम हमारी डेली प्रोसेस में होना चाहिए, हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए। असाइनिंग एक्रीडिएशन वर्क इन टू अ सिंगल कोऑर्डिनेटर, ये भी सही नहीं है, सबको मिलकर करना है, सबके एज अ टीम करना है। ट्रीटिंग एक्रीडिएशन एज एन एक्सटर्नल मैंडेट, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा राइट है कि एम्बेडिंग क्वालिटी इंडिकेटर्स इनटू डेली स्कूल प्रोसेसेस, गुणवत्ता संकेतकों को स्कूल की दैनिक प्रक्रियाओं में शामिल करना, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है, ए स्कूल मैनेजर इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन शी, एक जो स्कूल प्रबंधक है उसको तब प्रभावी माना जाता है जब वह, कब प्रभावी माना जाएगा? फर्स्ट, एक्सरसाइज ऑथोरिटी कंसिस्टेंसी, की अधिकार का लगातार प्रयोग करता है, नहीं अधिकार है लेकिन लगातार हर बार जो करने की जरूरत नहीं है एक्सेस में। एंश्योर कॉम्प्लायंस विद द रेगुलेशन, की नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। थर्ड, अचीव स्कूल गोल्स विद फाइल फोस्टिंग टीचर मोटिवेशन एंड ट्रस्ट, कि भाई ये तो ठीक है, ठीक लग रहा है हमें कि भाई कॉम्प्लायंस को फॉलो करना है विद द रेगुलेशन, ठीक है ये तो करना ही है, लेकिन उससे भी बेटर एग्जांपल कब है, यहाँ पर पूछा गया इफेक्टिव, है ना, अनेक इफेक्टिव लीडरशिप होती है एक हमारी, है ना, इफेक्टिव है आप सक्सेसफुल लीडर हो, तो उसी तरीके से आप ये जो है सक्सेसफुल मैनेजर तो ठीक है कि कॉम्प्लायंस विद द रेगुलेशन है, बट इफेक्टिव पूछा गया। इफेक्टिव तब है जब अपने स्कूल गोल को आप अचीव कर पा रहे हो और साथ ही साथ जो है टीचर को मोटिवेट कर पा रहे हो, उसको ट्रस्ट जीत पा रहे हो, तब है हमारा। मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल कॉस्ट, ये भी नहीं है कि भाई हर किसी भी तरीके से बस जो है मैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमें कम से कम करना है, तो ये भी हमारा सही नहीं है कि बस जो है ऐसे ही जैसे किसी भी तरीके से कोई सजा देने कुछ भी करना, वो नहीं है। तो एक स्कूल प्रबंधक को तभी प्रभावी माना जाएगा जब वो स्कूल गोल्स को अचीव भी करे और टीचर को मोटिवेट भी करे, यानी कि शिक्षकों की प्रेरणा और विश्वास को बढ़ावा देते हुए विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन ए प्रिंसिपल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू, अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस से है, तो एक प्रधानाचार्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निम्नलिखित क्षमताएं शामिल होती हैं। जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की तो क्या होता है, अवॉइड डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, नहीं हम अवॉइड नहीं करते, हम बात करते हैं, हम खुल के बात करते हैं, सामने वाले की भी सुनते हैं, अपनी भी बताते हैं। रिकॉग्नाइज एंड मैनेज पर्सनल इमोशंस, की पर्सनल इमोशंस को आप मैनेज कर पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो यस ये जो है हमारा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। थर्ड, डोमिनेट मीटिंग्स, की जो है बैठकों में अपना दबदबा बनाए रखना, बिल्कुल भी नहीं। इग्नोर क्रिटिसिज्म, आलोचना को नजरअंदाज करना, नहीं, हम इमोशन समझते हैं, सबके समझते हैं, सारी बातें करते हैं, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। रिकॉग्नाइज एंड मैनेज पर्सनल इमोशंस, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की पहचान और उनका प्रबंधन करना, ये हमारे यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जो है 11। एनईपी से है, परख के बारे में पूछा गया है, तो एनईपी में परख के बारे में दिया गया है तो उसी के बारे में पूछा गया है। द प्रपोज नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है हमारा एनएसई परख अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू प्रमोट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, परख। परख क्या है, बेसिकली एक नेशनल असेसमेंट सेंटर हमारा बनाया गया है फॉर दी जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है एचपीसी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा होगा बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम देखेंगे। तो यूनिफॉर्म मिनिमल लेवल ऑफ दी लर्निंग नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट रिफॉर्म, असेसमेंट रिफॉर्म के लिए बनाया गया है कि अब जो असेसमेंट रिफॉर्म क्या है कि पहले हमारे पास क्या होता था, सिर्फ जो है रिपोर्ट कार्ड है, उसमें बच्चे के कितने टोटल मार्क्स है, कितने उसने जो है अचीव किए, कितने प्रैक्टिकल में, वो सारी चीजें थी, बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, पास हुआ, कितने परसेंटेज हुआ। लेकिन अगर पेरेंट्स से पूछा जाए या जो है टीचर से पूछा जाए, टीचर को एक्सप्लेन करना पड़े कि भाई जो बच्चा एकेडमिक सेशन के स्टार्ट में आया था और बच्चे को जो है अब एकेडमिक सेशन के एंड में बच्चा जब जा रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, आपको क्या चेंजेस दिखाई देता है उसके बिहेवियर में, उसके हर एक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में, फिजिकल है, कॉग्निटिव अफेक्टिव है, सोशल है, वो सवाल नहीं था। और पेरेंट्स को भी कई बार नहीं पता होता, पेरेंट्स से आप पूछो कि आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या आपको लगता है चेंजेस है, कई कुछ पेरेंट्स तो इजीली बता पाएंगे, कुछ पेरेंट्स नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको लगता है हाँ भाई परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, टीचर ये बोल रहा है कि भाई अच्छे से बात कर रहा है, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्टूडेंट जो असेसमेंट है, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट जो है हमारी, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बच्चे के ऑल ओवर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर होगा। एट द एंड आपको पता है कि आपके बच्चे में ओवरऑल क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। एलिमिनेशन ऑफ द स्कूल लेवल असेसमेंट नहीं, असेसमेंट हम खत्म नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या लेकर आए हैं, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एचपीसी लेकर आए हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये भी नहीं है, बोर्ड तो हमारा ऐसे ही रहेगा, हमारे पास वेरियस बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है ना, आईएससी है, आईबी है, कैम्ब्रिज है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, तो वो तो हमारे पास ऐसे ही रहेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। योग्यता आधारित और मानकीकृत जो मूल्यांकन सुधार है वो यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 12।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा अगेन जो है असर्शन एंड रीजन से है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल अलाइंस विद द गोल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 2023। तो ये एनसीएफ से है, हमारे सिलेबस में एनईपी भी है, एनसीएफ भी है। तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है हमारी परियोजना आधारित शिक्षण राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा ढांचा 2023 के लक्ष्यों के साथ संरक्षित है, तो बिल्कुल है, करेक्ट है हमारा। सेकेंड है पीबीएल प्रमोट एक्सपीरियंशियल एंड द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तो यस जो है हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो एनईपी है वो ग्लोबल है, ग्लोबल प्लस लोकल है। तो जो ग्लोबल जो चीजें हो रही है, जैसे अगर हम बोर्ड को कंपैरिजन करें तो आईबी बोर्ड क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, लाइफ स्किल्स फ्यूचर रेडी बनाता है। तो वही सारी चीजें हम सीबीएसई में लेकर आने की कोशिश करें कि अब जो है हमारा जो बोर्ड है वहां पर आए, हमारा चाहे स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई एनईपी, उसी के बारे में बात करिए। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग उसको प्रमोट करता है, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारी करेक्ट है, लेकिन ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों हमारी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सेकंड जो है हमारा वो यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 13 करिकुलम से है, हिडन करिकुलम से आपका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, द हिडन करिकुलम रेफर्स टू, हिडन करिकुलम का क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है जो चीज छुपी हुई है ना, लेकिन हम कुछ ना कुछ चीजें दे रहे हैं, जैसे छुपी हुई जो है प्रश्न जो पाठ्य चर्चा है वो। एडिशनल होमवर्क टास्क, तो ये तो नहीं है एडिशनल होमवर्क टास्क। इम्प्लाइड नॉर्म्स एंड वैल्यू ट्रांजिस्टेड थ्रू द स्कूल कल्चर, जो आप बच्चों को आप जो है छोटी छोटी चीजें सिखाते हो, उसको हाइजीन के बारे में सिखा रहे हो, उसको आप डिसिप्लिन सिखा रहे हो, उसको आप मोरल वैल्यू सिखा रहे हो, जो सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, हमारे पास कोई फॉर्मल नहीं है हमारे पास कि ये बच्चे को सिखाना है, लेकिन हम सिखा रहे हैं, वो हिडन करिकुलम हमारा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड कॉन्फिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, ये भी नहीं है। रेमेडियल प्रोग्राम्स, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, विद्यालय संस्कृति के माध्यम से प्रसारित अंतर्हित मानदंड और मूल्य, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच टीचर प्रैक्टिसेस मोस्ट लाइकली टू एनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कौन सी शिक्षण पद्धति आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक होती है। मोटिवेशन से क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग हम करेंगे। इंट्रिंसिक क्या है, जो आप अपने अंदर से खुद से जो है मोटिवेट हो, है ना, किसी चीज की बाह्य की जरूरत नहीं है हमें, जो एक्सटर्नल फोर्स की, हम खुद से हैं कि भाई मुझे ये चीज करनी है, ये गोल अचीव करना है, ठीक है, वहां पर। तो बार बार परीक्षण नहीं। पब्लिक कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस, वो भी नहीं है। प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइसेस इन द लर्निंग टास्क, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द लर्निंग एक्टिविटी, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वो क्या है, प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइसेस इन द लर्निंग टास्क, यानी कि अधिगम कार्यों में सार्थक विकल्प प्रदान करना, ये हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज करेक्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्गदर्शन और परामर्श के बारे में सही है। गाइडेंस करना, करियर के बारे में बताना है किसी बारे में, जैसे एज ए टीचर आप गाइड करते हो, है ना। काउंसलिंग जो है किसी भी चीज की प्रोफेशनल काउंसलिंग हो सकती है, जो है साइकियाट्रिस्ट जो देते हैं, इस तरीके से। तो गाइडेंस फोकस ऑन द इमोशनल हीलिंग एंड ओवरऑल वेलबींग, क्या गाइडेंस जो है इमोशनल हीलिंग पर फोकस करता है और वेलबींग पर फोकस करता है, नहीं। इमोशनल हीलिंग तो हम काउंसलिंग में कर रहे हैं, पर बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसकी सिचुएशन, फिर हम जो है इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। काउंसलिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द चॉइसेस, इन्फॉर्मेशन अबाउट द चॉइसेस काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं कर रही, वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लूं या फिर कौन सा कैरियर चूज करूं, उसके अकॉर्डिंग। गाइडेंस इज ए ग्रुप ओरिएंटेड टास्क ओनली, नहीं, हम किसी सिंगल पर्सन को भी कर सकते हैं। कोई बच्चा आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, वो जानना चाहता है कि मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है, मैं क्या करूं, तो आप उसको गाइड कर रहे हो, तो वहां पर हमारा ग्रुप हो वो जरूरी नहीं है। काउंसलिंग फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड देयर द स्ट्रेसर्स, ये करेक्ट है हमारा, कि काउंसलिंग में जो है हम सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम सुनते हैं, ये हमारा पर्सनल लेवल पर होता है कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है दो लोगों की प्रॉब्लम सेम भी हो, लेकिन फिर भी हम अलग अलग जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए अलग अलग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो उनका स्ट्रेस किस कारण से है, क्या है, तो परामर्श व्यक्ति और उसके तनाव पर केंद्रित होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग से है अगला। तो स्कूल एक्रीडिएशन प्रमोट्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट रादर देन वन टाइम कॉम्प्लायंस, तो ये तो है बिल्कुल कि स्कूल एक्रीडिएशन ऐसा नहीं है कि एक बार बस हो गया है और हमने वो चीजें फॉलो करनी है, ऐसा नहीं है। कि जो स्कूल एक्रीडिएशन की जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस आपको रिन्यू भी करवाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपको जो है थ्रू आउट द टाइम आपको जो है इंप्लीमेंट करनी।
बी क्या है हमारा रिसर्च रीजन क्या है हमारा एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क का जो है हमारा एम्फेसिस एविडेंस बेस्ड सेल्फ असेसमेंट एंड द रिव्यू की जो पड़ताल है रूपरेखा साक्ष्य आधारित स्वयं मूल्यांकन और समीक्षा पर जोर देती है। तो ये कहती है कि भाई जो है अगर आपका जो है एक्रीडिटेशन है तो आप पहले खुद से रिपोर्ट बनाते हो, सारी चीजें देखो कि हाँ भाई सारी चीजें ओके है कि नहीं, फिर उस रिपोर्ट को सबमिट करते हो, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्शन वाले देखते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं, तो हमारा ए और आर दोनों ही ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। Which situation best demonstrate ethical decision making by a school principal? कौन सी स्थिति स्कूल प्रबंधक द्वारा नैतिक निर्णय लेने का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो मोरल जो आपका डिसीजन जो है यहाँ पर एथिकल डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा सिचुएशन बेस्ट है। तो एथिकल क्या है कि जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है गलत है। हम किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेंगे, चाहे सामने हमारा फ्रेंड हो या कोई भी जो है फैमिली मेंबर हो। तो फेवरिंग सीनियर टीचर्स इन अप्रेजल, तो यहाँ पर तो हमारा फेवरिज्म हो गया, तो फेवरिज्म है तो ये तो एथिकल नहीं है। सेकंड, अप्लाइंग रूल्स यूनिफॉर्मली विदाउट द कंटेक्स्ट, कि भाई जो है बिना किसी कंटेक्स्ट के बस हम रूल अप्लाई किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, हम कंटेक्स्ट तो देखेंगे ना सही क्या है गलत क्या है। थर्ड, एंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी डिस्पाइट एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से कितना भी प्रेशर आ जाए कि भाई इसको जो ऑफर करनी है, आप मेरिट के बेसिस पर काम कर रहे हो, कोई रेफरेंस नहीं रहे हो, तो फेयर जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज एथिकल डिसीजन मेकिंग, जो मुझे सही लगता है मेरे वैल्यूज के अकॉर्डिंग है कि भाई यही सही है, मैं यही सही करूंगा, कोई भी कितना भी प्रेशर करे एक्सटर्नल है, मैं उस चीज को गलत नहीं करूंगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट है। फोर्थ हमारा अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द साइलेंस, ये भी सही नहीं है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है, भारी दबाव के बावजूद भी निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, अगेन जो है असर्शन एंड रीजन से है। तो मैनेजरियल इफेक्टिवनेस रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग स्किल, यहाँ पर है कि जो मैनेजरियल इफेक्टिवनेस कब होगी, जहां पर डिसीजन मेकिंग स्किल्स है। सेकंड है कि डिसीजन मेकिंग इन स्कूल ऑफन इन्वॉल्व्स अ कॉम्पिटिंग प्रायोरिटी, और डिसीजन मेकिंग हम किस पर करते हैं, विद्यालयों में निर्णय लेने में अक्सर परस्पर विरोधी पर जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो शामिल होती है। दोनों ही हमारा स्टेटमेंट सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन भी है ए का। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है 19 जो था वो मेरे पास नहीं है, हिंदी में हम बात कर लेते हैं कि एक उप प्रधानाचार्य शिक्षकों से परामर्श किए बिना एक नई विद्यालय सुधार योजना लागू करते हैं, शिक्षक इसके कार्यान्वयन का विरोध करते हैं, इस संदर्भ में कौन सा प्रबंधन कार्य कमजोर माना गया है। कि एक स्कूल का जो वीपी है वो यहाँ पर क्या करता है, कोई भी जो भी नई डिसीजन लिया है उसने कि भाई ये चीज जो है मैं रिफॉर्म करनी है, उसको इंप्लीमेंट कर देता है और वो टीचर से यहाँ पर कंसल्ट नहीं करे। तो अगेन बेसिकली क्या है कि पार्टिसिपेटिव प्लानिंग नहीं है ना, कि उनके भी सुनना था, उनके भी सजेशन रहते, पार्टिसिपेटिव नहीं है। तो कंट्रोलिंग ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। स्टाफिंग बजटिंग हमारा क्या है कि पार्टिसिपेटिव जो प्लानिंग है वो यहाँ पर नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसकी कमी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ए प्रिंसिपल हु डिलेज गिविंग फीडबैक टू अवॉइड हर्टिंग अ टीचर्स फीलिंग आर्गुमेंट इज प्राइमरी लैकिंग इन। प्रिंसिपल है, सारी चीजें फीडबैक है, क्लासरूम ऑब्जर्व कर लिया, जो है टीचर के बारे में देख लिया, बस फीडबैक नहीं दे पाया है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया कि भाई टीचर की फीलिंग्स हर्ट होंगी, है ना, आर्ग्यूमेंट होगा, उन सब चीजों से बचने के लिए। तो ये क्या है कि किस चीज का ये एग्जाम्पल है, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल कंट्रोल, असर्टिव कम्युनिकेशन, हमारा क्या मुखर संचार या असर्टिव कम्युनिकेशन जो है उसमें यहाँ पर जो है बेसिकली क्या है उसमें लैकिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि एम्पैथी तो है, बच्चे के बारे में यहाँ पर टीचर के बारे में सोचा जा रहा है, सोशल कंट्रोल भी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी, कि सामने के इमोशंस में, असर्टिव जो हमारा कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर कमी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, ये क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट अमंग ऑब्जेक्टिव्स, पेडागोजी एंड असेसमेंट इज थ्योरेटिकली ग्राउंडेड इन, उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के बीच सामंजस्य का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है, बिहेवियरल कंडीशनिंग नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं, सिस्टम कोहेरेंस एंड द इंस्ट्रक्शनल वैलिडिटी। तो ऑब्जेक्टिव जो है, पेडागोजी, असेसमेंट, इंस्ट्रक्शन जो वैलिडिटी है उस पर है हमारा, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क में नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, सेकंड है, प्रणालीगत सुसंगति और अनुदेशात्मक जो है वैधता।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22nd क्या है, विच प्लानिंग डिसीजन मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, इनमें से कौन सा नियोजन है जो निर्णय दक्षता आधारित दृष्टिकोण का सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सिक्वेंसिंग टॉपिक स्ट्रिक्टली एज पर द टेक्स्ट बुक यूनिट, नहीं तो वो तो बेसिकली है कि जो चीजें हैं हम उसको सीधा बेसिकली फोकस कर रहे हैं ना, एक तरीके से वैसे कि भाई क्वेश्चन दिया गया हम उसको आंसर बस रट्टाफिकेशन करवा रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच तो ये नहीं है। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द लर्नर एक्शन, है ना, तो अच्छा से हम लेसन प्लान बनाए, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, हमें किस तरीके से पढ़ाना है, टीएलएम डिसाइड करें, हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा सब डिसाइड करें, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमाइजिंग सिलेबस कवरेज विद इन द टाइम लिमिट, नहीं ये भी नहीं है। यूजिंग द आइडेंटिकल वर्कशीट फॉर द ऑल द लर्नर्स, नहीं, हमें लर्नर्स के अकॉर्डिंग देखना है ना, हमारे पास जो है कोई बच्चा जो है बिलो एवरेज भी है, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंट हम उसको छोड़ दें, या जो बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है उस पर ही हम फोकस करें, ऐसा भी नहीं होता, सबके अकॉर्डिंग फोकस करना है, सबके अकॉर्डिंग वर्कशीट बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है, शिक्षार्थियों की गतिविधियों के संदर्भ में उद्देश्य को जो है परिभाषित करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 23rd। क्वेश्चन नंबर 23rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एज ए विजन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी इन द स्कूल एजुकेशन। एनईपी से अगेन, तो यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पर कहीं बात नहीं कही गई है कि आपको जो है हर जगह पर हिंदी अप्लाई करनी है, यहाँ पर बात की गई है कि भाई आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप इंस्ट्रक्शन दो 5वीं क्लास तक, उसके बाद अगर हो सकता है 8वीं या उसके बाद भी। और यहाँ पर 3 लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, नेटिव टू इंडिया जो है 2 लैंग्वेज वो होंगी यहाँ पर, तो स्पेसिफिकली जो है हमारा हिंदी पर फोकस हो ये नहीं रखा गया। सेकंड, एक्सक्लूसिवली यूज ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं, बल्कि ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भी क्या है कि जो है कि यहाँ पर पूरा इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, लोकल जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी हमें लोकल जो लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी कि बायलिंगुअल आप रख सकते। थर्ड है मल्टीलिंग्विज्म विद एम्फेसिस ऑन मदर टंग होम लैंग्वेज इन द अर्ली ईयर्स, ये है कि मल्टीलिंग्विज्म भी हम फोकस कर रहे हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, मदर टंग जो हमारा होम लैंग्वेज है उसमें हमें इंस्ट्रक्शन देनी है अर्ली ईयर्स में। नेक्स्ट हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज विद द क्लासिकल लैंग्वेज, नहीं, हम तो बात ही कर रहे हैं, एनईपी तो बात ही करती है कि रीजनल लैंग्वेज पर फोकस करो, उसी में इंस्ट्रक्शन। तो राइट हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, बहुभाषावाद प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा और जो है घर की भाषा पर जोर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। 24 हमारा क्या है, इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम द लर्निंग एनवायरनमेंट शुड प्राइमरीली प्रमोट, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में सीखने के वातावरण मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देना चाहिए, किसको बढ़ावा देना चाहिए, मिडिल स्कूल में, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन, ड्रिल एंड रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन तो कहीं पर भी नहीं है, जो आपकी इनिशियल स्टेज हो, फंडामेंटल हो, या आपके जो है मिडिल स्टेज हो, प्रिपरेटरी स्टेज हो, सेकेंडरी, किसी पर नहीं है। कंपटीशन एंड इंडिविजुअलिज्म, ये भी नहीं है हमारा कि कंपटीशन करना, हमें कॉम्पिटेंस से लेकर आनी है, फेयर एंड स्ट्रेस भी नहीं करना। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट है कोऑपरेशन एंड द कोलैबोरेशन, यानी कि सहयोग और जो समन्वय है इस पर हमारा फोकस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 25 अ मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग डैश इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल, डैश जो है हमारा के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है, ये हमारी कौन सी स्टेज होती है, हमें पता है एडोलसन स्टेज हमारी जो है होती है, जहां पर पर्सन जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो है कंफ्यूजन में रहता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, उसकी जो है पर्सनल जो चीजें हैं, यानी कि उसके जो फिजिकल चेंजेस है वो भी हो रहे होते हैं, उस पर भी उसको फोकस करना है ना, सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्टिव जो अंग है उसके रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशन मुझे क्या करना है वो सब, तो मिडिल चाइल्डहुड भी नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं है, मिडिल एडल्टहुड भी नहीं है, दैट इज द एडोलसन यानी कि हमारी किशोर अवस्था। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26 है कि एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम फॉर द टीचर इज, सुस्पष्ट अधिगम परिणाम का शिक्षकों पर प्रमुख परिणाम क्या है, कि आपकी जो है वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम होना चाहिए, बच्चे को क्या आएगा, ये पढ़ने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा, ये पढ़ने के बाद जैसे हम ये क्लास ले रहे हैं तो जो है हम बीपी का जो है एग्जाम हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, इसके बाद बच्चे को ये पता चल पाएगा कि भाई जो है आपका अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से आपके पास जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको पता लग पाएगा, तो ये सारी चीजें आपको पता लग पाएंगी, जिसने अभी एग्जाम दिया उसके लिए आंसर की हो जाएगी, तो ये सारी चीजें, तो वेल डिफाइंड
लर्निंग आउटकम होना जरूरी है। तो इंक्रीज वर्कलोड, इससे क्या इंक्रीज होगा वर्कलोड? नहीं, वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर सारी काम कर सकते हैं। बेटी एलएम क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिव क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी तो बल्कि बढ़ाएगा कि हमें ये चीज करना है, तो उसको हम किस तरीके से पता लगा पाए, किस तरीके से बच्चों को समझा पाए। प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट कोऑर्डिनेट, ये हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें अगर लर्निंग आउटकम पता है तो हम टीएलएम क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन हमें कैसे देनी है, कैसे असेसमेंट लेनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जो है जनरली आप जो है यहाँ पर बना सकते हो। फोकस ओनली ऑन द कॉग्निटिव लर्निंग नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षण और मूल्यांकन की सुसंगत योजना जो है बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। अगेन जो है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो अब की बार जो है असर्शन एंड रीजन के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हमारे पास स्टेटमेंट आती थी, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। अब की बार जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो एएनआर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करिकुलम इंप्लीमेंटेशन इज शेप्ड एज मच एज बाय टीचर बिलीव्स एज बाय द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। पाठ्य चर्चा का क्रियान्वयन आधिकारिक दस्तावेजों के साथ साथ शिक्षकों की मान्यताओं से भी उतना ही होता है, उतना ही प्रभावित होता है। सेकंड हमारा टीचर्स एक्ट एज ए करिकुलम ट्रांसलेटर ड्यूरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो शिक्षक कक्षा में होने वाली बातचीत के दौरान पाठ्य चर्चा अनुवादक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट जो है 28 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ पावर इन द स्कूल डिसिप्लिन, कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्कूल के अनुशासन में सत्ता का उपयोग अच्छी तरीके से दर्शाता है। सबसे पहले हमारा एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस थ्रू दी कंसिस्टेंट पनिशमेंट, कि जो है लगातार दंड देकर अनुपालन सुनिश्चित करना। नहीं, अनुशासन में ये नहीं है कि हमेशा जो है दंड देना पड़े, तो बिल्कुल गलत है। एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी बाय लिमिटिंग स्टूडेंट द वॉइस, के डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है कि हम बच्चों की बिल्कुल आवाज ही बंद कर दे, वो कुछ विचार न रख पाए, ये भी गलत है। क्रिएटिंग नॉर्म्स कोलैबोरेटिवली टू इंटरलाइज द सेल्फ रेगुलेशन, ये हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट है कि हम ऐसे नॉर्म्स और रेगुलेशन बनाए जहां पर कोलैबोरेटिवली भी है। हमने बात भी की है कि जब आप बच्चों को इंक्लूड करोगे डिसीजन मेकिंग में कि भाई ये क्लास आपका क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वो खुद आपसे बता रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, तो उस चीज को फॉलो भी करेंगे, रादर देन कि आप उनको एक रूल शीट दे दो कि भाई ये क्लासरूम के रूल्स है, ये होना चाहिए, तो वो वहां पर उसके फॉलो करने के चांसेस कम है। तो क्रिएटिंग नॉर्म्स कोलैबोरेटिवली टू इंटरलाइज सेल्फ रेगुलेशन हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट है। मेंटेनिंग ऑर्डर बाय द कर्बिंग ऑटोनॉमी एंड द वॉइसेस ऑफ टीचर, ये भी नहीं है, क्रब करना है जरूरी, हमेशा दबाना नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 क्या कहता है, स्कूल कम्युनिटी लर्निंग पार्टनरशिप इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, एक विद्यालय समुदाय शिक्षण साझेदारी तब प्रभावी होती है, कब प्रभावी होगी स्कूल कम्युनिटी हमारी जो है लर्निंग पार्टनरशिप कब अच्छी होगी, कम्युनिटी इन्वॉल्व्स इज लिमिटेड, कम्युनिटी ही लिमिटेड होगी तो कम्युनिटी स्कूल लर्निंग पार्टिसिपेटिव है ही नहीं। पार्टनरशिप अलॉन्ग विद द करिकुलम गोल, की करिकुलम गोल के अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप जो अलाइंग है वो करेक्ट है। स्कूल आउटसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मिड डे मील एंटायरली, नहीं, वहां पर भी हमारी पार्टिसिपेशन नहीं है। टीचर्स टेक ऑन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग द कम्युनिटी अबाउट द राइट पेरेंटिंग, नहीं, हम राइट पेरेंटिंग नहीं करवा रहे। पेरेंटिंग कोई भी राइट या जो है रॉन्ग नहीं होती है, पेरेंटिंग अपने अकॉर्डिंग है, हम यहाँ पर फोकस करें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, वो जरूरी है ना। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कि आप अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए घर पर ये कीजिए, लेकिन हम ये नहीं सिखा सकते किसी को कि आपकी पेरेंटिंग सही है या गलत है ना। तो राइट ऑप्शन हमारे कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, साझेदारी या पाठ्य चर्चाओं के लक्ष्यों के अनुरूप है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो हमारा क्या है, लार्ज स्केल नेशनल मिशंस लाइक द समग्र शिक्षा इन स्कूल एजुकेशन रिफ्लेक्ट विच गवर्नेंस अप्रोच, स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा जैसे बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय मिशन किस शासन पद्धति को दर्शाते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेड सेक्शन सेक्टरल रिफॉर्म, सेकंड जो है हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टमैटिक स्ट्रेंथनिंग, थर्ड हमारा प्राइवेटाइज्ड अकाउंटेबिलिटी एंड फोर्थ हमारा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग। तो जो समग्र शिक्षा है ये हमें किस चीज को दर्शाते हैं कि सिस्टमैटिक स्ट्रेंथनिंग है ना, इंटीग्रेटेड सिस्टमैटिक जो है स्ट्रेंथनिंग है, ऑप्शन नंबर 2 एकीकृत प्रणाली है ना तो वो जो है डिसेंट्रलाइज है, ना ही प्राइवेटाइज है, ना ही फ्रेगमेंटेड, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 31। तो अगर आप लोग जो है तैयारी करें, मैंने आपको पहले बताया कि आप हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। हाफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू के हैं, इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेड मास्टर, ओपन वैकेंसी हो या एलडी, या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम एएसओ, एसएसए, एसओ, एफओ, या फिर आपका जो है एओ, सभी के लिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, और अब हमारा जो है इंटरव्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने एक सीरीज शुरू की है 100 डे सीरीज, जिसको कि हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके पास जो है आते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो, दोनों ही जगह पर वो आपको रील्स या शॉर्ट्स के रूप में मिल जाएंगी। 1 मिनट में आप अपना एक टॉपिक जो है बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हो, जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि वो सीरीज जो है पूरी की पूरी देखें, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। An appraisal system may reduce morale of teachers if it is, यदि मूल्यांकन प्रणाली निम्न प्रकार की हो तो इससे शिक्षकों के मनोबल में कमी आ जाएगी। तो हमारा जो अप्रेजल सिस्टम है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मोरल हम डाउन करें। ट्रांसपेरेंट है तो इससे तो ऑब्वियसली कमी नहीं आएगी। पार्टिसिपेटिव है, इससे भी कमी नहीं आएगी। लिंक टू परफॉर्मेंस डेवलपमेंट है, इससे भी कमी नहीं आएगी। कमी कहाँ आएगी? जहां पर आप बायस होंगे, परसीव एज अ बायस, के पक्षपात पूर्ण है कि हम कितना ही कुछ कर ले, अप्रेजल तो हमें मिलना नहीं, दूसरे को मिलना है, उसके साथ फेवरिज्म है, तो वहां पर मोरल में कमी आएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द स्कूल? एचआरडी से जो है ओपन वैकेंसी में भी क्वेश्चन था। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में मानव संसाधन विकास को दीर्घकालिक लक्ष्य है? फर्स्ट है हमारा एनफोर्समेंट ऑफ द डिसिप्लिन थ्रू द पनिशमेंट, की पनिशमेंट जो है वो देके हम अनुशासन को लागू करवाए, तो नहीं, ये तो हमारा जो है गोल नहीं है। सेकेंड है कॉम्प्लाइंस विद अप्रेजल प्रोसीजर्स, नहीं, तो ये भी कॉम्प्लाइंस नहीं है। रिडक्शन ऑफ द स्टाफ लोड भी नहीं। हमारा क्या? डेवलपमेंट ऑफ द टीचर, लीडरशिप एंड द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम जो है बच्चों, जो टीचर है उसका जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लीडरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बढ़ा रही है। यही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको ट्रेन करना, जो भी चीजें सही है हमारे जो है गोल के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, विजन के अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 हमारा क्या है? असर्शन एंड रीजन से अगेन क्वेश्चन। स्कूल प्रोसेसेस बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन अलाइन विद द एजुकेशनल विजन एंड द फिलॉसफी। सेकंड हमारा प्रोसेस डिवोर्स फ्रॉम द पर्पस टेंड टू बिकम द जो है हमारा रिचुअलिस्टिक। तो यहाँ पर क्या है? स्कूल प्रोसेस हमारे जो है तभी सार्थक होंगे जब वो सेक्शन दृष्टि और शिक्षा शास्त्र के अनुरूप है। करेक्ट स्टेटमेंट है। उद्देश्य से अलग की गई प्रक्रिया अनुशासनिक बन जाती है, ये भी हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है? 34 हमारा विच लीडरशिप एक्शन बेस्ट सपोर्ट्स फॉर्जिंग द लर्निंग कम्युनिटीज, कि कौन सा नेतृत्वकारी कदम सीखने वाले समुदाय के निर्माण में सबसे अधिक सहायक है? लिमिटिंग एंगेजमेंट टू द फॉर्मल एमओयू, अगर हम एंगेजमेंट लिमिटेड कर देंगे तो हम किस तरीके से सिखा पाएंगे? सेकेंड, सेंट्रलाइजिंग ऑल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये भी नहीं, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। थर्ड, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर फॉर द सस्टेन कोलैबोरेशन, ये हम कर सकते हैं कि हमने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि भाई इसके अकॉर्डिंग जो है सस्टेनेबल कोलैबोरेशन होगी, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अलोइंग ऑल पार्टनरशिप्स विदाउट द रिव्यू, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बिना रिव्यू के करेंगे, बिना समीक्षा के सभी ज्यादा की अनुमति देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35 नेक्स्ट। ए परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इन स्कूल्स इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड टू, विद्यालयों में प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली सबसे प्रभावी तब होती है जब इसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। रैंक टीचर कॉम्पिटेटिवली, परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि कौन टीचर फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन बेस्ट है, नहीं, वो नहीं कर रहे हम। सेकंड, आइडेंटिफाई वीकनेस फॉर द पनिटिव एक्शन, नहीं, हम यहाँ पर जो है पनिटिव एक्शन पर भी फोकस नहीं कर रहे, वीकनेस पर भी फोकस नहीं कर रहे, हम ये भी देख रहे हैं किसने अच्छा काम किया है, उसके अकॉर्डिंग अप्रेजल दे रहे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो है कमियां देख रहे हैं, वो गलत है। सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ थ्रू द फीडबैक एंड द डेवलपमेंट लर्निंग, तो हम क्या कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से कि भाई आपने क्या चीज अच्छी की है, कहां पर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, फीडबैक दे रहे हैं, डेवलपमेंटल प्लानिंग कर रहे हैं, ये करेक्ट है। कंट्रोल टीचर एंड द स्टूडेंट ऑटोनॉमी, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिक्रिया और विकास योजना के माध्यम से व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, लर्नर सेंटर अप्रोच इन्वॉल्व, शिक्षार्थी केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसमें क्या शामिल है?
फर्स्ट है मेथड्स वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, ऐसी विधियां जिसमें कि शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल हो और जो है प्रयास सीखने में शामिल हो। तो ये हमारा करेक्ट है। लर्नर सेंटर है, जहां पर हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो क्या सीखना चाहता है, किसको अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें। टीचर ड्रॉइंग कंक्लूजन फॉर द लर्नर्स, नहीं, ये गलत है हमारा। एक्सपोजिटरी मेथड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत है। टीचर्स रिलाइंग मोस्टली ऑन द टेक्स्ट बुक्स, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट जो है 37 हमारा क्या है, 37 हमारा कहता है द एम्फेसिस ऑन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन इन एनईपी 2020 हाइलाइट्स ऑन। तो एफएलएन से क्वेश्चन है हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ द एनईपी 2020। तो अर्ली स्किल इन्फ्लुएंस लेटर एकेडमिक सक्सेस, तो ये हमारा करेक्ट है। हम एफएलएन पे क्या चाहते हैं कि ईसीसी में ही यानी कि 0 to 8 ईयर्स में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जो बेसिक न्यूमरेसी है, लिटरेसी है, उसकी रीडिंग है, राइटिंग है, बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस है, उसको नंबर्स की पहचान है, वर्ड्स की पहचान है, वो हम अर्ली स्टेज पर कर दे ताकि बाद में वो एकेडमिक सक्सेस हो। अगर जो है उसकी अर्ली स्टेज पर ये सारी चीजें नहीं हुई, बाद में आप कोई भी सब्जेक्ट उसको पढ़ा लो, साइंस पढ़ा लो, एसएसटी पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं, उसको पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता, तो वो बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ओनली लैंग्वेज टीचर आर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, सभी टीचर रिस्पॉन्सिबल है। बोर्ड एग्जाम शुड बिगिन इन द अर्लियर क्लासेस, की बोर्ड एग्जाम जो है अर्लियर क्लासेस में स्टार्ट हो जानी चाहिए, नहीं। टेक्स्ट बुक्स कंप्लीशन एंश्योर द कॉम्पिटेंसी, कि टेक्स्ट बुक जो है कंप्लीशन है तभी कॉम्पिटेंट है, नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि अर्ली जो स्किल इन्फ्लुएंस है वो हमारा करेक्ट है, जिससे कि बाद में एकेडमिक सक्सेस भी हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 38 है। 38 है चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग रीजनिंग इन द वर्बल कन्वर्सेशन बट स्ट्रगल्स टू इंटरप्रेट अदर्स पर्सपेक्टिव, दिस पैटर्न स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दैट डेवलपमेंट, एक बच्चा मौखिक बातचीत में मजबूत तर्क क्षमता प्रदर्शित करता है लेकिन दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। यह पैटर्न स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विकास, कोई बच्चा है जो है स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, उसकी वर्बल रीजनिंग, लेकिन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है कि दूसरा क्या कर रहा है, तो ये किस चीज की कमी है, यह कैन प्रोग्रेस अनइवनली अक्रॉस द एरिया, विशिष्ट क्षेत्रों में असमान रूप से प्रगति कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 39, दिस स्ट्रेटेजी बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंस इन लर्निंग एट द फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज पर सबसे अच्छी एक्सपीरियंस इन लर्निंग कब आएगी, जब बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, डिक्टेशन से नहीं, वहां तो हम स्पेलिंग देख रहे हैं कि भाई सही आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे को, लेक्चर मेथड से एक्सपीरियंस इन लर्निंग नहीं है, थ्योरेटिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल कोई चीज है ही नहीं, फील्ड विजिट सही है हमारा। और फोर्थ हमारा क्या, पैसिव कॉपिंग, की भाई कॉपिंग कर रहा है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया उससे, तो वो भी हमारी क्या, पैसिव कॉपिंग है। राइट ऑप्शन कौन सा हमारा, थर्ड ऑप्शन फील्ड विजिट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज ग्राउंडेड इन द आइडिया, तो प्रोहिबिशन ऑफ जो है आरटी एक्ट से, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से अब की बार भी जो क्वेश्चन है आरटी एक्ट से वो क्या है, फर्स्ट डिसिप्लिन इज जो है अननेसेसरी, कि भाई अनुशासन जो है हमारा अनावश्यक है, नहीं, जरूरी है कि डिसिप्लिन जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जो है फिजिकल पनिशमेंट के लिए मना कर दिया तो बच्चों में डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन हम अदर तरीके से भी सिखा सकते हैं, सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट एक सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड डिग्निटी सपोर्ट्स द लर्निंग, तो ये हमारा करेक्ट है कि बच्चों की गरिमा का सम्मान रख के सीखने में सहायक होता है। थर्ड, फेयर एंड आंसर्स एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, वो भी गलत है। चिल्ड्रन में बी स्कॉल्डेड एंड द रिप्रिमेंड पब्लिकली, वो भी गलत है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 41, द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी प्रेस्क्राइब्ड एज, ये अभी भी आया था जो हमारा ओपन वैकेंसी, वहां पर सेम क्वेश्चन था कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो है कितने मेंबर होते हैं, हमें पता है टोटल 4 होते हैं, एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, फिर 2 हमारे पास जो है एम्प्लॉय होते हैं हमारे खुद के, एक हमारे पास एक्सटर्नल एनजीओ होता है, 4 मेंबर्स होते हैं। एनसीपीआर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, एनसीपीआर बॉडी में हमारे कितने मेंबर्स होते हैं, एक कमिश्नर प्लस 6 मेंबर्स होते हैं, तो हमें पता है टोटल कितने होते हैं, 7। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, Who is responsible for taking the safety agenda at the school level, स्कूल लेवल पे सेफ्टी एजेंडा हमारा कौन करता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना, स्कूल मैनेजमेंट का काम है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम है ओवरऑल स्कूल की जो है फंक्शनिंग देखना, सेफ्टी सिक्योरिटी एसटीपी प्लान बनाना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है 44, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है वो किसके बारे में है। तो 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था ओपन वैकेंसी में कि जो हमारा अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश करने के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल है, वहां पर इस तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर इस तरीके से सीधा दे दिया गया है। तो अगर आपने उसकी तैयारी की थी तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अबोलिशिंग अनटचेबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। पार्टिसिपेशन ऑफ द विद्यालय एम्प्लॉय इन द बजटिंग प्रोसेस हैज टू क्रिएट। अगर जो है विद्यालय के एम्प्लॉय बजटिंग में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, उसको पता रहेगा कि भाई हमारे पास कितना बजट है, क्या कितनी जो है हमारे पास चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके पास सारा आइडिया रहेगा। तो वहां बस इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें कि विद्यालय एम्प्लॉय अगर इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगी, है ना, कि उनको भी पता रहेगा कि हमारे पास कितना बजट है। अननेसेसरी नहीं होगा कि आप हमारे डिपार्टमेंट को बजट नहीं देते हो या इस चीज के लिए बजट नहीं दे रहे हो, उसको बजट दे दिया। तो ग्रेटर एंग्जाइटी गलत है, ग्रेटर अवेयरनेस ऑन दी बजट गलत है, लेस कमिटमेंट गलत है। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बेटर पास परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 46। 46 है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर एज पर सेक्शन 18 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट 1970 इज प्रोवाइडिंग इन। जो अगर हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्टर की एज पर सेक्शन 17 जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हमने पढ़ा है वो क्या है, वहां पर हमने बात की है कि भाई जो है बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास, जो है वॉशरूम है, वॉशिंग फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड करनी है। कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, रेस्ट रूम प्रोवाइड करना है, बट यहाँ पर टीवी रूम प्रोवाइड नहीं करना है। किचन रेस्ट रूम प्रोवाइड करना है लेकिन क्लब फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करनी है। स्पोर्ट्स रूम गार्डन ड्रेस ये नहीं है हमारे पास, तो ठीक है, तो ये हमारे पास है राइट ऑप्शन जिसमें की सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 47। 47 क्या कहता है, इफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस वेदर द एम्प्लॉयर हैज टू बेसिकली, यहाँ पर हमारा जो है मिस है, तो सेपरेट इंटरनल कम्युनिटी टू ईच यूनिट ऑफ नॉट, कि ये हमने पोस्ट एक्ट में पढ़ा भी है कि पोस्ट एक्ट हमारा क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ द जो है हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट या प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस बारे में बात करता है कि कोई भी यूनिट हो, कोई भी ऑफिस हो, हर एक ऑफिस में हर एक ब्रांच में आपकी जो है पोस्ट कमेटी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, तो यस, एम्प्लॉयर हैज टू कंस्टिट्यूट आईएससीसी एट ऑल द यूनिट्स। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 48। 48 है इफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वन मेंबर मस्ट बी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से ही हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है हमारा जनरल पब्लिक, सेकंड कोर्ट ऑफ लॉ, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं, हमें पता है कि एक मेंबर जो हमारा क्या होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए, एनजीओ से होना चाहिए, और ऐसा पर्सन जो कि फैमिलियर हो विद द वुमेन डेवलपमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो इशू है उससे रिलेटेड। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 49। In terms of the GIO under the FR10, for how many months pay and allowances can be drawn without medical certificate of health in respect of a fresh appointment? तो हम FR के रूल नंबर 10 में पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय जो है ज्वाइन करता है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर, तो हमें पता है कि आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होता है। या तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पर जमा कर दो या आपको विद इन 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। विद इन 1 मंथ में भी नहीं किया है तो हमारे पास एक्सटेंशन अवेलेबल होता है, हम 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं। जब तक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आता है हम सैलरी नहीं देते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया विद एक्सटेंशन हमारे पास 2 मंथ्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। द टीएडीए बिल ऑफ एन एम्प्लॉय इज फोर्टिफाइड इफ द सेम इज नॉट प्रेफर्ड इन। तो टीएडीए बिल सबमिट करने की टाइम लिमिट कितनी होती है, हमें पता है टीएडीए बिल कितने दिन में आपको सबमिट करने हैं, 60 डेज के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, 60 डेज, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है एलटीसी से। तो 51 हमारा क्या कहता है, व्हाइल अलोइंग एलटीसी वेदर कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी अप्लाइकेबल फॉर द स्पाउस। तो स्पाउस के लिए एलिजिबिलिटी हमारी डिपेंडेंसी की किसी भी रूल में नहीं मानी जाती है। किसी भी रूल में हम जो है डिपेंडेंसी नहीं देखते हैं स्पाउस की, चाहे वो वर्किंग है नहीं वर्किंग, आपसे ज्यादा कमारी कम कमारी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पाउस हमेशा फैमिली का पार्ट होगी। तो क्या हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, नॉट अप्लाइकेबल। हम देखते ही नहीं है कि भाई जो है क्या जो है अप्लाइकेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है नहीं है, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पाउस हमेशा जो है फैमिली का पार्ट रहेगी। नेक्स्ट है हमारा 52। एज पर सीएसएमए रूल्स वेदर रेलवे हॉस्पिटल कैन बी कंसिडर्ड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। तो हमने पढ़ा है रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में चाहे स्टेट के अंदर हो, स्टेट सेंटर के अंदर हो, कंटोनमेंट हॉस्पिटल हो, पब्लिक हेल्थ केयर हो, रेलवे हॉस्पिटल, सभी कवर है। तो यस, रेलवे हॉस्पिटल भी हमारा कवर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है।
नेक्स्ट हमारा ऑफिस प्रोसीजर से क्वेश्चन है ना, नोटिंग जो हम पढ़ते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग, तो वहां से हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एफेमेरल केसेस। एफेमेरल केसेस क्या होते हैं? नो नोटिंग केसेस होते हैं, जहां पर हमें किसी भी नोट की जरूरत है, दैट इज द एफेमेरल केस, नो नोटिंग केसेस। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है, जिस प्रकरण में कोई टिप्पणी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, जनरली हाउ मेनी फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। तो गवर्नमेंट ऑफिस में कितने होते हैं? जनरली हमारे पास 5 होते हैं, लेटर है, सेमी ऑफिशियल लेटर है, ओएम है, ऑफिस ऑर्डर है, ऑर्डर्स है, तो ये हमारे पास नॉर्मली 5 जो है हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 55। 55 है वेदर ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन इशू अ फॉर्मल चार्जशीट। क्या अनुशासनिक प्राधिकारी औपचारिक आरोप पत्र जारी कर सकती है? तो अगर हमने बात की है, तो जैसे हमें पता है कि जब भी कोई भी कंप्लेन आएगी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आएगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड करती है कि भाई इंक्वायरी होगी कि नहीं, क्या ये किसी रूल का मिसकंडक्ट है कि नहीं, और उसके बाद जो है सीधा हमारा पहला ही स्टेप होता है कि हम जो चार्ज ऑफिसर है उसको क्या देती है? चार्जशीट देती है। तो इसके लिए हमें किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, तो वन ऑफ द मेन फंक्शन है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? यस ही कैन, वो कर सकती है, उसके पास पावर ही यही है, उसको किसी भी अपीलेट अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत नहीं है, एचओडी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 56, to redress the grievance in the court whether the government servant has to obtain prior permission from his employer। तो अगर हम जो है क्या न्यायालय में शिकायत निवारण के लिए सरकारी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है? तो नहीं लेनी पड़ती है। अगर आपका पर्सनल मैटर है कोई, उसके लिए हमें जरूरत नहीं है, जब तक हमारा जो है मटेरियल जो है यहाँ पर हमारा क्या है कि जब तक मैटर हमारा ऑफिशियल पोजीशन से रिलेटेड नहीं हो, तो यहाँ पर हमारा क्या है? आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, द पेनल्टी लेड बाय द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन है ऑन अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। तो जब भी कोई भी कंप्लेन है अगर हम सीआईसी के पास करते हैं कि भाई पीआईओ के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है और जो पेनल्टी लगाई जाती है वो पैसा कहाँ जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। वो पैसा कहाँ जाएगा? अप्लीकेंट के अकाउंट में नहीं, एपीआईओ के अकाउंट में नहीं, सीआईसी के अकाउंट में नहीं, वो जाता है कहां पर? गवर्नमेंट एक्सचेकर अकाउंट, यानी कि सरकारी जो राजकोष खाता है उसमें वो पेनल्टी का पैसा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है जीएफआर से कि भाई जैम पोर्टल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? जैम की फुल फॉर्म क्या है? हमें पता है जैम क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट जो है प्लेस होती है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 4 जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट टू द कंटेक्स्ट इट रिलेट्स टू द कंट्रीब्यूशन मेड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर इज कंसिडर्ड एज इनकम फॉर एन आईटी पर्पसेस और नोट। तो जीपीएफ में हमें पता है कि भाई 5 लाख रुपए तक का अगर अमाउंट है तो वो हमारा इंटरेस्ट फ्री है, उसके बाद जितना भी अमाउंट होगा हम उसको इनकम लेंगे। अगर मान लीजिए किसी का 7 लाख है ना, तो 7 लाख में हमारा क्या है? 5 लाख पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी बचा 2 लाख, इस पर जो है इसको इनकम की तरह कंसिडर किया जाएगा और इस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। यस, इंटरेस्ट ऑन द जीपीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर एंड अबव 5 lakhs is treated as income for the computing the income tax. Now the last question हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 60, द मिनिमम कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय अ एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम सब्सक्राइब टू द एनपीएस अकाउंट एवरी मंथ इज, कितना देते हैं आप देते हैं 10%। तो मिनिमम कितना हमारा 10% जो है वो यहाँ पर जो है हमारा जाता है। तो यहाँ पूछा गया डेस्क्रिप्टिव में वो है रिगार्डिंग द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है राइट 2 की फीचर्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एनईपी जोर दे रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, लर्निंग बाय डूइंग पर, उसी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अनुभवनात्मक अधिगम की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। सेकंड, लिस्ट 2 बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवनात्मक जो अधिगम है उसके 2 लाभों की सूची बनानी है। ठीक है, तो 2 फीचर आपको यहाँ पर लिखने थे, एक फीचर का 1 नंबर यहाँ पर है, इसी तरीके से 2 बेनिफिट है, एक बेनिफिट का नंबर यहाँ पर है। तो अगर आपने चारों लिखे हैं तो 4 नंबर आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। की फीचर्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ही क्या है, किस पर फोकस करती है? लर्निंग बाय डूइंग, कि जो भी बच्चा कर रहा है उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, उसको पता चले कि कैसे है, वो एक्सपीरियंस करके सीखे, रादर देन थ्योरेटिकल पढ़ने से उसको जो खुद से जो काम हम करते हैं वो हमें जो है याद रहता है, हमें जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट अगर हम कर रहे हैं तो हमें वो सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आती हैं। तो उस पे सेकंड हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस। लर्नर यहाँ पर क्रिटिकली थिंक जो है सोचता है
क्या मीनिंग है, क्या जनरलाइज है, न्यू सिचुएशन, वो सारी चीजें यहाँ पर सोचते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस। सेकंड, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में भी हमारे पास क्या है, जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है तो डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर रिटेंशन होगा कि भाई गहरी समझ और बेहतर धारण शक्ति है। जब भी किसी पर्सन को कोई काम जो है खुद से करके सीखता हो तो उसको याद भी रहेगा उसने कैसे किया था, क्या चीजें की थी, है ना, तो वो सारी चीजें उसको जो है याद रहते हैं और अच्छी तरीके से समझेगा, लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा। सेकंड हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी स्किल्स जो है बच्चे में हम डेवलप कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन द टास्क ऑफ ए conservation of water, 8-year-old Kabir argues that a tall thin glass has more water than a short wide glass even when shown equal quantities. ठीक है, यहाँ पे जो है एक ग्लास है कि भाई ये चौड़ा है, यहाँ पर जो पानी है और इसमें जो पानी है उसको लगता है कि ये वाला पानी ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा दिख रहा है, और ये चाहे जो है हमारा जो है चौड़ा ग्लास है लेकिन इसमें पानी कम दिख रहा है तो उसको लगता है ये कम है। तो ऐसे केस में जल संरक्षण के पर्सन में 8 वर्षीय कबीर का तर्क है कि एक लंबे पतले ग्लास में एक छोटे चौड़े ग्लास की तुलना में अधिक पानी आता है, भले ही समान मात्रा में पानी दिखाई गया है ना, कि समान क्वांटिटी में हम डाल रहे हैं लेकिन फिर भी उसको लगता है नहीं इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर आप उसको किस तरीके से समझाएंगे, सबसे पहला जो ये सिचुएशन है, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व इन द एक्सप्लेन है। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इसमें शामिल जो संज्ञानात्मक विकासात्मक अवधारणा है उसको पहचानना है, उसकी व्याख्या करनी है। सेकंड जो इसमें दिया गया है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन लॉजिकल रीजनिंग इन कबीर, लिस्ट एनी 2 स्ट्रेटेजी। कबीर में तर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए किन शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है और किन्हीं 2 कार्य नीतियों को यहाँ पर जो है सुनिश्चित करना है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या है कि भाई क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बच्चे में क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है, वो संरक्षण का नियम नहीं समझ पा रहा कि भाई इतना ही पानी अगर हम दूसरे ग्लास में डालेंगे तो वो सेम है कि नहीं है, वो इनएबिलिटी है। तो यहाँ पर कबीर में क्या है, लैक ऑफ जो है कंजर्वेशन है, वो आपको बताना है कि भाई बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि सेम वाटर है हमारा तो हाइट ऑफ ग्लास जो है हमारा उससे अगर फर्क है तो रिवर्स नहीं कर पा रहे, कितना ही उसमें इतना ही उसमें है। तो वो हमें यहाँ पर समझाना है जो कि 2 से 7 साल के बच्चे में आ जाना चाहिए था पूर्व संक्रियात्मक चरण में, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज में उसमें ये होना चाहिए था। सेकंड हमारा है इसका पार्ट जो है, टू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी आपको बतानी है टू स्ट्रेंथन द लॉजिकल रीजनिंग इन द कबीर। तो उसके लिए आप क्या बता सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हैंड ऑन कंक्रीट एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी कि ठोस हस्त क्रिया गतिविधि। लेट कबीर हिमसेल्फ पोर वाटर बिटवीन 2 कंटेनर्स, उसको हम बोले कि भाई दोनों गिलासों में आप जो है पानी डालो, है ना, और उसको डिफरेंट भी समझ जाए कि इसका पानी इसमें डालो इसका पानी इसमें डालो, तो उसको समझ भी आ जाएगा। तो इससे हम जो है बच्चे को बता सकते हैं, उसको हम ये कंसेप्ट समझा सकते हैं। सेकेंड, हम गाइडेड क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि कबीर जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रोवोक करें, डिड वी ऐड और रिमूव एनी वाटर, कोई वाटर हमने ऐड किया या हटाया, क्या होगा अगर हम इसको वापस डाल देंगे। तो इस तरीके से भी हम बच्चे में जो है रिवर्सेबल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि विच गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सपोर्ट डिजिटल रिसोर्स शेयरिंग नेशनली, स्पेसिफाई इट्स फुल। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, 1 नंबर आपका ये है, और उस प्लेटफॉर्म के अगर आप फुल फॉर्म बता देंगे तो 1 इसका नंबर है। कौन सा सरकारी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल संसाधन साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है, और इसका पूरा नाम बताइए। सेकंड जो है हमारा, राइट टू की फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की कोई भी जो है 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, ये आपका सेकंड है। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हम सबको पता है, मोस्टली लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, ये क्या है, दीक्षा है ना। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एकेडमिक, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एकेडमिक फुल फॉर्म हो गई, और इसके साथ साथ जो है ये प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, दीक्षा। तो अगर आपने ये बता दिया तो दोनों का एक एक का आपका नंबर हो गया, किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। सेकेंड है, इसी के आपको फीचर बताने हैं, तो सबसे पहले फीचर तो हमारा है मल्टीलिंग्विज्म, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, मल्टीपल लिंग्विज्म है, और क्यूआर कोडेड भी कंटेंट है। यहाँ पर आपको पता है कि जो भी न्यू टेक्स्ट बुक्स है उसमें क्यूआर कोड है, उसे आप स्कैन कर सकते हैं, दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, एज ए जो है स्टूडेंट, और वहां पर आपके पास डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं, वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लर्निंग मटेरियल मल्टीपल लैंग्वेज। सबसे पहला बेनिफिट तो हमारा ये है। सेकंड, अगर हम फीचर की बात करें तो टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है, उसके लिए भी हमारे पास है प्लेटफॉर्म, जहां पर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है थ्रू दी ऑनलाइन कोर्सेज है, मॉड्यूल है, असेसमेंट है। असेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है दीक्षा के थ्रू, हमारे पास निष्ठा प्रोग्राम है जहां पर टीचर ट्रेनिंग के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, व्यापक पाठ्यचर्या के 2 आवश्यक घटकों का उल्लेख करना है। सेकंड, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच में आपको 2 अंतर भी बताने हैं। जो ओपन वैकेंसी तो सिलेबस और करिकुलम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, सेम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो काफी सारे टॉपिक हैं जो हमारे सेम रिपीटेड भी।
तो दो एसेंशियल कंपोनेंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम जो है क्लियरली होना चाहिए कि भाई आपका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्किल सिखाएंगे, क्या नॉलेज सिखाएंगे, क्या वैल्यूज कॉम्पिटेंसी बच्चे में डेवलप होंगे। नाउ द सेकंड जो है हमारा है यहाँ पर कि भाई करिकुलम एंड जो है सिलेबस, उसके बीच में डिफरेंस आप बता सकते हैं। सिलेबस हमारा नैरो होता है, करिकुलम का पार्ट होता है, करिकुलम हमारा ब्रॉड होता है। यहाँ पर हमारा सिलेबस में फोकस होता है क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमारा फोकस होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारी चीजों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन स्कूल मैनेजमेंट। तो दो डिफरेंस आपको बताने हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो मैनेजमेंट फंक्शन है के बीच में, और एक एग्जांपल आपको देना है डायरेक्टिंग का और एक एग्जांपल देना है कंट्रोलिंग का। एक नंबर आपका यहाँ से, एक नंबर आपका यहाँ से, एक नंबर आपका एक एक डिफरेंस का, तो दो नंबर आपके यहाँ से हो गए, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन हो। तो दो डिफरेंस बताएंगे सबसे पहले तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में, वो आप बता देंगे कि भाई डायरेक्शन का मतलब ही क्या है, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीडिंग स्टाफ टू कैरी आउट द असाइन टास्क, है ना। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग करना, मेजर करना, करेक्टिंग करना। डायरेक्शन में आप जो है, डायरेक्टिंग होती है एग्जीक्यूशन के टाइम पर, इट इनिशिएट द एक्शन। कंट्रोलिंग आफ्टर द एग्जीक्यूशन जो है वो आता है। डायरेक्टिंग का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल है तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देंगे। तो वाइस प्रिंसिपल जो है एक स्टाफ मीटिंग अगर बुलाता है और इंस्ट्रक्ट करता है टीचर को, भाई जो न्यू एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है वो आपको अपनी क्लासरूम में इंप्लीमेंट करनी है फ्रॉम दी मंडे। कैसे करनी है, क्या जो है यहाँ पर किस तरीके से क्यों करनी है, ये क्या है डायरेक्शन, क्या आप डायरेक्टिंग दे रहे हो। सेकंड, अगर इसी को अगर हम बात करें कि हमारा कंट्रोलिंग क्या है, कि वाइस प्रिंसिपल अब चेक करेगा कि भाई टीचर ने जो है अपनी लेसन प्लान जो है टाइम पर सबमिट किए हैं कि नहीं, जो इंप्लीमेंटेशन करने को बोला था वो इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, एक्चुअल टीचिंग जो आउटकम है उसको कंपैरिजन करना, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम देखना, करेक्टिव एक्शंस लेना जहां पर भी गैप है, ये हमारा क्या कंट्रोलिंग है। Now the next question is question number 6 हमारा, differentiate between upward leadership and the lateral leadership, listing 2 points। तो दो पॉइंट आपको बताने हैं upward leadership में और lateral leadership में। Next give an example of upward and the one example of the lateral leadership। और दोनों में आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो अपवर्ड एंड लेटरल में अगर हम बात करें, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन, टीचर से प्रिंसिपल की तरफ जो कम्युनिकेशन है, तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अपवर्ड ए सबऑर्डिनेट इन्फ्लुएंसर लीड दोस अबव इन द हायरार्की। तो टीचर जो है इन्फ्लुएंसिंग द प्रिंसिपल, ठीक है, तो ऊपर की ओर जा रही है, हमारा फ्लोज अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ हमारी जा रही है। सेकेंड हमारा क्या है, लेटरल है, कि भाई जो है यहाँ पर क्या है, हमारा टीचर से प्रिंसिपल के पास अपवर्ड जा रही है। अगर प्रिंसिपल से टीचर की तरफ है तो ये हमारी डाउनवर्ड है, ये हमारी क्या है, अपवर्ड है। लेटरल लीडरशिप की अगर हम बात करें कि लेटरल लीडरशिप जो साइडवेज है ना, पर्सन लीड्स और इन्फ्लुएंस पीयर एट द सेम लेवल, टीचर ही टीचर जो है, हेड टीचर पे, इस तरीके से। अपवर्ड लीडरशिप का क्या जो है मेथड क्या है, पर्पस क्या है, टू प्रेजेंट न्यू आइडिया, न्यू आइडिया कोई देना है, कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। लेटरल का क्या है, कोलैबोरेशन के लिए, आपस में काम हो रहा है, टीम में ही शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, कलेक्टिवली काम करने के लिए, टीम के रूप में काम करने के लिए लेटरल लीडरशिप काम आती है। एग्जाम्पल अगर हम दें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपवर्ड लीडरशिप का, कि जो वाइस प्रिंसिपल है वो एक वेल रिसर्च जो है प्रपोजल जो है यहाँ पर प्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को सजेस्ट करता है कि भाई जो है इस तरीके से हम न्यू मेंटरिंगशिप प्रोग्राम ला सकते हैं, जो भी सजेशन है वो यहाँ पर दे रहा है। तो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेटरल की अगर हम बात करें, दो हेड है, एक साइंस का हेड है, एक मैथ का हेड है, वो आपस में बात करें कि भाई चलो एक ज्वाइंटली एक एग्जीबिशन रख लेते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मैथ, तो वो हमारा क्या है, लेटरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, दैट इज कि a vice principal should use written communication to dialogue with the teachers when the matter involves personal feedbacks and the emotional sensitivity is high। जब मामला व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से संबंधित हो और भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक हो, तो उप प्रधानाचार्य को शिक्षकों से लिखित रूप में संवाद करना चाहिए। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस बात से सहमत हैं, एग्री और नोट, अगर हाँ है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, का एक रीजन आप देंगे। सेकंड हमारा, स्पेसिफाई टू की फैक्टर्स ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ वेदर टू यूज ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। और दो फैक्टर आपको बताने हैं कि भाई ओरल यूज करना है, रिटन यूज करना है, उसके रिगार्डिंग। सबसे पहला तो रिटन कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एग्री और नोट, तो यहाँ पर हमारा कि हाँ एग्री है, क्योंकि व्हेन पर्सनल फीडबैक जहां पर इन्वॉल्व होगा, इमोशनल सेंसिटिविटी हाई होगी, रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर रहेगी, क्योंकि टाइम मिल जाएगा टीचर को रीड करने का, रिफ्लेक्ट करने का, कामली रिस्पॉन्ड करने का, एक फॉर्मल जो रिकॉर्ड है वो भी हम यहाँ पर जो है मेंटेन कर पाएंगे। सेकेंड हमारा क्या है कि भाई टू फैक्टर्स आप बताओ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के, तो सबसे पहले नेचर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द मैसेज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैटर हमारा सेंसिटिव है, पर्सनल है, लाइकली टू कोज एन इमोशनल जो है हमारे यहाँ पर जो है रिएक्शन है, परफॉर्मेंस फीडबैक होगा, डिसिप्लिन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर रिटर्न जरूरी है। जहाँ पर रूटीन है, एजर है, तो मोर सुटेबल हमारा क्या है कि हम उसको रिटर्न में रखें, जहाँ पर हमें लगता है कल को इसके बारे में कुछ एक्शन हो सकता है। नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन और फ्यूचर रेफरेंस की अगर हम बात करें, सेकंड फैक्टर क्या हमारा, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है कि नहीं,
उसके रेफरेंस के लिए जरूरत है कि नहीं। अगर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड करनी है, एज एन एविडेंस होना चाहिए पास, बाद में हम उसको रेफर करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या है, रिटर्न होना जरूरी है। किसी को पेनल्टी ऑर्डर देना, सस्पेंशन ऑर्डर देना, वारंटी है, ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है, तो वहां पर हमारे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग आरटीआई एक्ट 2005 बाय द गवर्नमेंट, की आरटीआई एक्ट लाया गया, उसका क्या उद्देश्य है। पर्पस एक नंबर का है आपका, हु अपॉइंट्स द पीआईओ, पीआईओ को कौन अपॉइंट करेगा, एक नंबर आपका यहाँ पर है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पीआईओ टू गिव इन्फॉर्मेशन टू एन आरटीआई, कितनी टाइम लिमिट है, एक नंबर आपका यहाँ पर है। एंड हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी अंडर द आरटीआई, एक नंबर आपका यहाँ पर है। आरटीआई से आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर भी एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर में भी आपका जो ओपन वैकेंसी में आया था वहां पर भी टाइम लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पर्पस क्या है हमारा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो पर्पस है, पर्पस क्या है, पर्पस है टू प्रमोट दी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो हमें प्रमोट करनी है, ठीक है, तो वही हमारा मेन पर्पस है, उसके बारे में मेंशन कर देंगे। सेकंड, कौन अपॉइंट करता है, डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड है बाय द हेड ऑफ द ईच पब्लिक अथॉरिटी, वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। टाइम लिमिट क्या है, 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, सीआईसीएसआई जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जो वेदर है, वेदर एलिजिबल पेरेंट्स और हस्बैंड एंड वाइफ हु आर द सीजीएचएस बेनिफिशियरी कैन अवेल द फैसिलिटी, अगर कर सकते हैं तो क्या कंडीशन है। सेकंड है सीजीएचएस बेनिफिशियरी ईवल है मोर देन 4 मंथ्स, तो क्या वो अवेल कर पाएगा कि सीजीएस बेनिफिट नहीं। नेक्स्ट है हमारा वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर सीएसएमए रूल्स कैन कंसल्ट ए प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ए एमए या नहीं, उसके बारे में, और कितनी कंसल्टेशन या इंजेक्शन मिलते हैं उसके बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो फर्स्ट है, कैन एलिजिबल पेरेंट्स ऑफ सीजीएच बेनिफिशियरी हस्बैंड एंड वाइफ अवेल द सीजीएचएस, तो हमें पता है यस कर सकते हैं। सीजीएच बेनिफिशियरी है, ईएल पर है, मोर देन 4 मंथ्स, क्या है वो अवेल कर सकते हैं, तो हमें पता है कि नहीं। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सीएसएमए कंसल्ट द प्राइवेट एएमए आउटसाइड द प्लेस ऑफ ड्यूटी, तो हमें पता है आरएमपी हमारे पास होता है तो कंसल्ट किया जा सकता है, तो यस होगा। नंबर ऑफ कंसल्टेशन, जो इंजेक्शन हमें पता है कि इंजेक्शन हमारा जो जितना मिलता है और कंसल्टेशन है वो बस आपको यहाँ पर बताना। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द सबमिशन ऑफ द टीए क्लेम्स, टीए क्लेम्स की जो है टाइम लिमिट क्या है। विद इन हाउ मेनी डेज ही हैज टू प्रेफर द क्लेम, इन द केस इट इज नॉट प्रेफर व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो यात्रा भत्ता जो है प्रस्तुत करने की सीमा कितनी होती है, कितने दिनों तक दावा किया जा सकता है। ट्रांसफर टीए कब एडमिसिबल है, या टी ऑन रिटायरमेंट है, इस पर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। और क्वांटम ऑफ एडवांस एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन टूर एंड द टाइम फॉर द सेटलमेंट। तो टाइम लिमिट फॉर सबमिशन तो हमें पता है 60 डेज के अंदर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर जो है अपना जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको बिल सबमिट करने होते हैं। ट्रांसफर टीए एम्प्लॉय को तब मिलता है जब एम्प्लॉय का स्टेशन ट्रांसफर होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर। और टी ऑन रिटायरमेंट जो है आपका, जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो रहा है किसी भी प्लेस पर, वो सेटलमेंट होना चाहता है, लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है, होम टाउन हो सकता है, कोई भी प्लेस है, तो वहां पर हम देते हैं। और फैमिली के साथ भी जो बेनिफिट है ये यहाँ पर मिलता है। क्वांटम ऑफ टी एडवांस ऑन टूर एंड टाइम फॉर द सेटलमेंट, तो एडवांस जो है आपको 90% तक का मिल सकता है। आपने एडवांस अगर लिया है तो 50 डेज, और नहीं लिया है तो 60 डेज के अंदर आपको जो है बिल सबमिट करवाने होते हैं। ये आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको जो है 10 के 10 क्वेश्चन बता दिए, उसके क्या आंसर है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेड मास्टर की, तो जो है हमारे पास हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है। स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज। हमारा इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके। इस तरीके से नोट्स आपको बाय जो है कोरियर पैन इंडिया मिल जाते हैं, और आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है फॉर इंटरव्यू बैच अवेलेबल। और इसके अलावा यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस सभी बैचेस जो है नेक्स्ट एग्जाम की वैलिडिटी के भी अवेलेबल है। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।